हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर। पिछली क्लासेस में हमने डाइस और क्लॉक दो चैप्टर अपने खत्म कर लिए हैं। आप उनको रिवाइज कीजिए, उनके प्रश्न करिए, प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस करिए। अगर कहीं भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होती है तो उसको आप पूछिए। आज बात करेंगे कैलेंडर की। अब कैलेंडर हमारी लाइफ का एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। जब आप डेली उठते हो, किसी से बात करते हो, तो कैलेंडर जो है वो आपका यूज होता ही होता है कि भाई आज तारीख कौन सी है, आज दिन कौन सा है। अब यही बात यह है कि भाई जब कैलेंडर की बात हो रही है तो वहां पर अगर यही क्वेश्चंस हमारे जो हैं या कैलेंडर से रिलेटेड चीजें क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाएं तो क्वेश्चन कैसे होंगे। और या फिर दूसरी चीज ये भी है कि भाई अगर आपका डेली लाइफ का जो हिस्सा है, अगर उसी चीज को प्रश्न के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसमें समस्या क्या है। तो जो मेन समस्या लोगों को होती है कि अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को आप जो अपने टॉपिक्स हैं उनके साथ में इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो। तो जो आपका बेसिक नॉलेज है कैलेंडर को लेके, अब दो चीजें आप उसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो ये कि जो कुछ भी कैलेंडर में आप पढ़ रहे हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, उससे आप इंटीग्रेट कर दो, उसको मिला दो। मिलाने से क्या होगा कि आपके जो कैलेंडर है उसका कॉन्सेप्ट या उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा यह है कि आपका अपना बेसिक नॉलेज एक तरफ रखो और कैलेंडर को आप जब पढ़ रहे हो तो एकदम नई तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करो कि यार ये तो नया टॉपिक है। अब यहां होगा क्या कि आपका बेसिक नॉलेज जो है और जो आप कुछ नया पढ़ रहे हो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, आपको वहां समस्या होगी। तो जो यहाँ मेन पर्पज ये होगा कि आपका जो बेसिक है वही सब कुछ यहाँ है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। अब वही है कि उसी बेसिक को क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछा जाएगा, अगर वो हम सीख लेंगे तो हमारे लिए चीजें जो है बड़ी आसान हो जाएंगी। जब कैलेंडर की चर्चा होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है। कैलेंडर की जब बात होती है ठीक है, तो किसी भी कैलेंडर की चर्चा में सबसे पहले किसी से पूछते हो कि भाई दिन कौन सा है, डेज। सो हमारे पास में टोटल 7 डिफरेंट दिन हैं। भाई 7 डिफरेंट दिन हैं और वो 7 दिन कौन कौन से हैं। तो पहला आपका संडे, फिर आपका मंडे, देन आपका ट्यूसडे, फिर आपका बुधवार, आपका बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सैटरडे शनिवार। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल जो है वो 7 अलग अलग दिन हैं। कोई आपसे पूछ रहा है आज दिन कौन सा है, आप कहोगे भाई आज मंगलवार है या बुधवार है या बृहस्पतिवार है, जो भी दिन आपका हो रहा होगा। दूसरी बात होती है कि भाई डेट। अब डेट तो हमें पता है कि भाई एक से लेके और 31 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो डेट में मंथ लगाना बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो पहलू होता है किसी भी कैलेंडर का वो होता है मंथ। कि भाई आपको मंथ का आइडिया है, महीनों का आइडिया है या नहीं है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है, टोटल अपने पास में 12 महीने हैं। अच्छा 12 महीने हैं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करूं कि भाई इन 12 महीनों को आप दिनों के आधार पर कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सो दिनों के आधार पर कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। आप सिंपल सा है कि कह सकते हो कि सर पहले कैटेगरी तो हो गई कि ऐसे महीने जिसमें 30 दिन हैं। दूसरी कैटेगरी हो गई ऐसे महीने जिसमें 31 दिन है। ठीक है, अच्छा 30 दिन वाले जो महीनों की संख्या है वो कितनी है। तो आप कहोगे भाई 30 दिन वाले आपके पास 4 महीने हैं। कौन कौन से। सो पहला आपका अप्रैल, देन आपका जून, देन आपका सितंबर एंड देन आपका नवंबर। अच्छा फिर बात ये हो रही है भाई 31 दिन के महीने। अब 31 दिन के कितने महीने हैं। आप कहोगे जी 7 महीने हैं 31 दिन के। कौन कौन से। तो जनवरी, मार्च,
मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, सो 4 महीने तो हो गए जो 31 दिन वाले हैं, और सॉरी 4 हो गए जो आपके 30 दिन वाले हैं, 7 महीने हो गए जो 31 दिन वाले हैं। यह आपको पता होना चाहिए। बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, कई बार जो लोग पढ़ाते हैं, जैसे मुझे मेरे मास्टर जी ने ये बताया था इस तरीके से कि जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, 1 फरवरी छोड़ के बाकी सब 31। भाई जून, सितंबर, अप्रैल और नवंबर वो आपके 30 दिन के हैं, 1 फरवरी को छोड़ दो तो जितने भी महीने बच गए वो 31। कुछ लोग इस तरीके से भी ऐसे मुट्ठी बांधते हैं, और यहां पर फिर ये जो ऊपर है वो 31 का, जो नीचे गड्ढे में जा रहा है वो इस तरीके से काउंट करते हैं। जैसा भी है, अल्टीमेटली ये है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो अभी तक हमने नहीं मेंशन की, वो है आपका फरवरी। फरवरी एक अकेला महीना है जो अपने लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाता है। भाई यहां पर या तो 28 दिन होंगे और या 29 दिन होंगे। अब 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, और ऐसा कब होता है? तो ऐसा आपका होता है फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में। ठीक है, अब यह ध्यान रहे कि आधी चीजें 50% जो लोगों को समस्या होती है कैलेंडर के क्वेश्चन में, वो इसलिए होती है कि फरवरी को वो कभी 28 यूज करते हैं, कभी 29 यूज करते हैं, बट कब 28 यूज करना है, कब 29 यूज करना है, उसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो जहां 28 यूज करना है वहां 29 यूज कर लेते हैं, जहां 29 यूज करना है वहां 28 यूज कर लेते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई फरवरी में कब 28, कब 29, उसके पीछे की कहानी क्या है। अच्छा, तो पहला तो हो गया डेज, दूसरी चीज हो गई मंथ, और तीसरी चीज हमारी हो गई ईयर, भाई वर्ष। ठीक है, अब जो वर्ष है आपका, जो ईयर है, वो भी आपका दो कैटेगरी से जो है वो आपका बनता है। दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा कि भाई दो कैटेगरी कौन कौन सी। ठीक है, आप बताओ कि भाई ईयर को दो कैटेगरी में कैसे हम डिवाइड करते हैं, या हम क्या डिवाइड कर सकते हैं। सो ईयर में एक तो हो गया आपका नॉर्मल ईयर। भाई नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। दूसरी कैटेगरी जो हो गई आपकी, वो लीप ईयर, लीप वर्ष, या फिर हिंदी में इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि भाई नॉर्मल ईयर से तात्पर्य क्या है, नॉर्मल ईयर की मीनिंग क्या है, और लीप ईयर की मीनिंग क्या है। दोनों में अगर कोई सिमिलरिटी है तो क्या है, और दोनों में कोई डिफरेंस है तो क्या है। सो नॉर्मल ईयर जो है वो आपका होता है 365 दिन। एक नॉर्मल वर्ष में, एक साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 365 है, और जो लीप वर्ष है उसमें 366 दिन। अब आप कहोगे सर क्यों वहां 365, क्यों वहां 366? तो अभी के लिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो है, बड़ा साधारण सा, कि भाई यहां पर जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर की, तो जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का, और यहां पर फरवरी का महीना जो है वो 29 दिन का। ठीक है, अब आपके मन में कई सारे, बहुत सारे सवाल आने चाहिए। तो पहली चीज तो आपको यहां आना चाहिए सवाल कि भाई फरवरी में दो वैल्यू हमने क्यों लिखी है, 28 और 29 क्यों लिखा है। दूसरी चीज आना चाहिए कि भाई दिमाग में आपके कि नॉर्मल ईयर में 365 और लीप ईयर में 366। अब उसका एक्सप्लेनेशन यहीं से हो जाएगा, जैसे आपको पता चलेगा कि फरवरी में 28 कब, 29 कब, या क्यों 28 या क्यों 29। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं कि ईयर की, एंड देन उसी के बाद में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर की। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, भाई जब आप कहते हो एक साल का समय पूरा हो गया, तो ये एक साल का समय जो है
वो चाहे 365 दिन का हो चाहे 366 दिन का हो, कैसे निर्धारित हुआ कि 365 दिन या 366 दिन? तो ये जो चीज है ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। जो ईयर का कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये कहता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाने में जो भी समय लेती है वो आपका जो है एक साल का समय कहलाता है। तो यहां से बात आई कि जब भाई वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया कि हाँ ठीक कितना समय, तो ज्यादातर किताबों में हम पढ़ते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे। अच्छा, ये 6 घंटे जो लिखा होता है किसी भी स्टैंडर्ड किताब में आप पढ़ोगे तो ये लिखा होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग 6 घंटे, कि भाई 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो सूरज का एक चक्कर लगाती है। अब जब साल निर्धारित करने की बात हुई तो ये बोला यार एक साल में अब 6 6 घंटे तो हम कहने में थोड़ा अजीब लगता है, तो एक काम करते हैं 365 दिन ही रखते हैं साल में और ये 6 6 घंटे हम जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, 6 6 घंटे जब आप जोड़ोगे तो एक बार तो 6 हो गया, 2 बार आपने जोड़ा तो 12, 3 बार जोड़ा तो 18, 4 बार जोड़ा तो आपका 24, यानी कि चौथे साल में या 4 साल का जो 6 6 घंटे है वो 24 घंटे एक दिन आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये कहा गया कि भाई जो चौथा साल है वो आपका 366 दिन का होगा। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही है कि 365 दिन और 366 दिन एक साल में क्यों। कि साल का जो कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाने में जो भी समय लेती है उसको हमने कह दिया कि भाई ये इतना एक वर्ष का समय होगा। 365 दिन 6 घंटे का जनरली लगभग 6 घंटे का समय लगता है, तो हमने 6 घंटे को एक साइड रखा। जब वो जुड़ के एक दिन हो गया यानी कि 4 साल में, तो हमने कहा ये लीप ईयर है। ठीक है, अब यहां एक छोटी सी बड़ी एक बेसिक सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो 365 दिन 6 घंटे है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो लगभग आपका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड के आसपास वैल्यू है। ये आपका, मैंने कहा कि जो एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि जब कभी भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो लोगों के पास में आप कह लो आधुनिक टेलीस्कोप नहीं थे। आज की तारीख में बड़े बड़े आधुनिक टेलीस्कोप हैं, या तब टेलीस्कोप था ही नहीं। टेलीस्कोप का आविष्कार जो है बेसिकली 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने किया था। तो उसी समय उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो 365 दिन 6 घंटे से कम समय लग रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअल समय है वो लगभग इतना समय है। तो अगर हम 6 घंटे जोड़ रहे हैं तो लगभग 11 से 12 मिनट हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 पॉइंट में रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, जो यहां पर हमने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर जो आप पढ़ते हो, बट लीप ईयर जो हम वो 6 6 घंटे जोड़ते हैं, जबकि एक्चुअल टाइम जो है वो 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे से कम है। अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। भाई अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहली चीज तो यही है कि अगर जो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे थे कि जनरली, पहला पॉइंट, जनरली any year that is divisible by 4, ठीक है, तो जनरली सामान्यतः यह माना जाता है कि भाई कोई भी वर्ष जो 4 से डिवाइड हो वो आपका लीप ईयर होगा। अब इसके सामने एक समस्या ये है कि भाई ये जनरली वर्ड मैंने लिखा है, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा। बचपन में हमें हमेशा की तरीके से पढ़ा जाता है हमेशा ऐसा होता है, तो हमेशा नहीं होता।
कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर तब होता, या वो भी वर्ष जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो आपका लीप वर्ष तब होता जब पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का पूरा पूरा समय लग रहा होता। बट वो 6 घंटे का पूरा समय नहीं लग रहा है, वो लगभग 11 से 12 मिनट कम लग रहा है। तो ये जो 11 से 12 मिनट कम है, ये 300 वर्षों में जाके आपका एक दिन पूरा हो, 3 दिन पूरा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया कि भाई लीप अगर ये 3 दिन हमें कम करना है तो कैसे करें। तो एक दूसरी कंडीशन और आई, इफ गिवन ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर अगर कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर, देन it will be a leap year if it is divisible by 400, 400 से अगर डिवाइड है तो आपका लीप ईयर होगा। अगर कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष, अगर सेंचुरी ईयर है तो। ठीक है, सो पहली चीज कि कोई भी वर्ष जो आपका 4 से डिवाइड है, जनरली वो आपका लीप ईयर होता है। बट अगर केस आपका सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का है, तो आपको ध्यान रखना है फिर 4 की डिविजिबिलिटी ना देख के हमें 400 की डिविजिबिलिटी देखनी है, कि 400 से भाग करना है। फिर अब किसी को समस्या यह है कि भाई सेंचुरी ईयर क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, तो कोई भी वर्ष जिसका आखिरी के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई का अंक जो है वो आपका दोनों जीरो हो, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोई भी वर्ष अगर आपका 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1800, ठीक है, 1900, 2000। ठीक है, तो आखिरी 2 अंक जीरो होने चाहिए। 1800 में आप देखो आखिरी 2 अंक जीरो हैं, 1900 में आखिरी 2 अंक जीरो हैं, 2000 में आखिरी 2 अंक जीरो हैं। मैं 2500 लिख दूं, 2500 में आखिरी 2 अंक जीरो हैं। मैं 1200 लिख दूं, 1200 में आखिरी 2 अंक जीरो हैं। तो कोई भी वर्ष जिसमें आखिरी 2 अंक आपके जीरो हैं वो आपके शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अगर इन्हें आपको लीप ईयर चेक करना है तब अब 4 से ना भाग करते हुए हम 400 से भाग करेंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब यहीं पर बात है कि कई बार आप रील्स वगैरह देखते हैं तो ये ध्यान रहे रील के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझो, नहीं तो आज की तारीख में 50% जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो रील के चक्कर में गुमराह हो जाते हैं। आप रील बिल्कुल देखो, बट कंडीशन है आप रील उसी टॉपिक का, उसी क्वेश्चंस के देखो जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। क्योंकि जब रील बनती है आधा मिनट का, 1 मिनट का, या 20 सेकंड 30 सेकंड के क्वेश्चन का, तो वो स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, वैल्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। तो आपको इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्यों मैंने कहा इस चीज को भाई, कि कई बार आपको रील में दिखेगा लोग ये कहेंगे अगर शताब्दी वर्ष है सो पहले 2 अंक 400 से मत डिवाइड करो। अगर शताब्दी वर्ष है तो आपको कहेंगे पहले 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दो, पहले 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन वो तब तक आपका ठीक है जब तक आपके ईयर की जो वैल्यू है वो आपकी बेसिकली 4 अंक की है। अगर वो 3 अंक या 5 अंक, मैं कहूं कि भाई वर्ष 252, ठीक है, 25,200, या मैं आपसे कहूं वर्ष 25,400,
ठीक है, 25,400। तो अब यहां समस्या ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले जो है 2 अंक को नहीं ले सकते हो, तो यहां हमें 400 की ही डिविजिबिलिटी चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि 400 से भाग करना है। अब यहीं से हमारा एक पहला बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन देगा कि which of the following year is a leap year। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है वो आपका अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। पहला ऑप्शन मैंने कहा आपके पास में 1700, दूसरा ऑप्शन 1800, तीसरा ऑप्शन 1900 और चौथा ऑप्शन जो है मैंने कहा 1960। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है लीप ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट या अधूरा पता है कि जो भी संख्या 4 से, ज्यादातर लोगों को यही पता है कि जो भी संख्या 4 से आपकी विभाजित होगी वो लीप ईयर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि शताब्दी ईयर है तो 4 नहीं 400 देखना है। अब जैसे ही 1700 आया तो 1700 जो है वो आप कहोगे कि भाई हमें यहां देखना क्या है कि ये शताब्दी वर्ष है तो 4 नहीं मुझे 400 की डिविजिबिलिटी देखनी है। अब क्या 1700 400 से डिवाइड होगा? आप कहोगे भाई 2 जीरो कट गया। अब वो शॉर्टकट आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने कहा कब, जब आपके ईयर की वैल्यू जो होगी वो 4 अंकों की संख्या है तब। 17 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो 1700 लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही 1800 को अगर मैं 400 से भाग करूंगा तो ये 2 जीरो कट गया। अब 18 भी जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो 1800 भी आपका जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। देन 1900 डिवाइडेड बाई 400, ये 2 से 2 कट गया। 19 भी 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। अब अगर एग्जाम में हो तो डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लगाओगे और आगे बढ़ोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए। देन है 1960। अब ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये 1960 जो है शताब्दी वर्ष आपका नहीं है। हमने कहा अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो आप किसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे? 4 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे। सो 1960 को अगर मैं 4 से भाग करूं, आप चाहो तो पूरा पूरा भाग दे सकते हो, मैं पूरा भाग दे रहा हूं। 1960 अगर मैं 4 से भाग कर रहा हूं, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 3 बज गया, 6 4 9 जा 36, 4 का 9 गुना 36, 4 का ये भाई ये 0 आया तो 0 टाइम्स। ठीक है, तो पूरी तरीके से कट गया। तो ये 1960 जो है हमारा लीप ईयर है। अब जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको वो पूरा भाग नहीं करना है। उस केस में आपको 4 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, 4 की भाजकता आनी चाहिए। 4 की भाजकता क्या होती है? जहां भी बैठे हो आप क्लास करो, तेजी से बोलो 4 की भाजकता। भाई आप किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं, आखिरी 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं या डबल जीरो हैं, तो वो सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। तो 1960 ना देखने के बजाय मैं केवल 60 को देखूंगा कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। अब आप इसको कह सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 15 गुना 60 होता है। अगर दिक्कत है सो 4 एक कम 4, 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20। ठीक है, इस तरीके से। सो पहला क्वेश्चन, आई होप किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हो कि कौन सा लीप वर्ष होगा या कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा, तो अगर वो सेंचुरी ईयर है तो आपसे 400 से डिवाइड करना है, और अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। सेंचुरी ईयर का मतलब ऐसे वर्ष जिनके आखिरी के 2 अंक 0 हों। क्लियर? मैंने कहा कि 400 की बात क्यों हुई, वो भी बात ठीक है, उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, वहां से भी हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ बड़ी बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे घरों में शादी विवाह होता है। अच्छा, शादी विवाह जो है
अगर कोई हिंदू रिलीजन फॉलो करता है, सनातन धर्म फॉलो करता है, तो भाई आपके यहाँ जो शादी विवाह या किसी भी शुभ कार्यक्रम की जो तारीख डिसाइड होती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी जनवरी 2026 चल रहा है, तो क्या जनवरी 2026 या इस कैलेंडर को देख के डिसाइड होता है या कुछ और देखा जाता है? तो आप कहोगे नहीं सर, जो शुभ मुहूर्त जो है वो डिसाइड होता है, कोई भी मुहूर्त जो है वो डिसाइड होता है, शादी विवाह किसी कार्यक्रम का, ठीक है, तो वो आपका जो पंचांग होता है वो आपका होता है, उससे डिसाइड होता है। तो जो है हमारा पंचांग, उसको क्या कहते हैं या वो कैलेंडर आपका क्या होता है? कई बार पूछा जाता है कि भाई हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है, ठीक है। सो जो हिंदू कैलेंडर है वो आपका, या जो पंचांग होता है वो आपका विक्रम संवत, ठीक है। हिंदी में आपका संवत का मतलब ही कैलेंडर होता है। सो विक्रम संवत, आप हिस्ट्री में इसको पढ़ोगे कि भाई विक्रम संवत को किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था। कई एग्जाम में, ठीक है, खास करके यूपी के एग्जाम्स में जो यूपी स्टेट लेता है, तो कैलेंडर सभी एग्जाम के लिए, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक ऐसा है कि आपका जो सबसे छोटे लेवल पे एग्जाम है जैसे एसएससी एमटीएस है, वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है आईएएस का, यूपीएससी का, वहां भी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है पूछे जाने में। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लैंग्वेज कुछ भी दी गई हो, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो यूपी में कई बार इस चीज को पूछा जा चुका है कि भाई या तो डायरेक्ट पूछता है कि हिंदू कैलेंडर को क्या कहते हैं, हिंदू कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ या किसने स्टार्ट किया, तो इसको राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था, और कब स्टार्ट किया था? 57 बीसी। इसका मतलब है जो अभी हमारा कैलेंडर चल रहा है उससे 57 साल पहले, अभी 2026 चल रहा है, इससे 57 वर्ष पहले जो है वो ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत। अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो जो भी प्रेजेंट ईयर आप नॉर्मल में यूज करते हो वो, उसमें आप 57 जोड़ दो। अच्छा, दूसरी चीज जो है कि भाई भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो हम तो फॉलो कर रहे थे जो कुछ भी ब्रिटिश वाले दे गए, उससे पहले हम विक्रम संवत फॉलो करते चले आ रहे थे। अब विक्रम संवत फॉलो करते चले आ रहे थे, बट ब्रिटिशर्स आए तो हर जगह हमने किया क्या कि भाई उनका जो लाया हुआ कैलेंडर वो हम फॉलो करने लगे। अब फॉलो करने लगे तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तब लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये तो मतलब हम पूरी तरीके से ब्रिटेन का कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता भूलते चले जा रहे हैं। अच्छा, तब ये बात हुई। फिर उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि यार अपना जो है राष्ट्रीय जो है एक कैलेंडर होना चाहिए, नेशनल कैलेंडर होना चाहिए। जैसे हमारा एक नेशनल फ्रूट है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है, ठीक है, ऐसे ही ये डिसाइड किया गया एक नेशनल कैलेंडर अपना होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, तो हम उसको कहीं ऐसा ना हो कि उसको पीछे छोड़ दें। तो दूसरी चीज जो हमसे पूछी जाती है कि नेशनल कैलेंडर कौन सा है, राष्ट्रीय कैलेंडर किसको कहते हैं? इसको भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। नेशनल कैलेंडर जो है वो आपका शक संवत, शक संवत। तो पहली चीज तो ये हो गई नेशनल कैलेंडर शक संवत। दूसरा होगा कब ये स्टार्ट हुआ था। तो नेशनल कैलेंडर जो है वो आपका स्टार्ट होता 78 एडी में। 78 एडी में इसको कनिष्क ने स्टार्ट किया था, अपनी विजय के उल्लास में, उत्साह में इन्होंने इस कैलेंडर को लॉन्च किया था 78 एडी। इसका मतलब जो प्रेजेंट में जो हम नॉर्मल डेज में यूज करते हैं, जैसे आज 2026 है, इस कैलेंडर के स्टार्ट होने के 78 साल बाद शक संवत स्टार्ट हुआ था।
अगर आपको शक संवत बताना है तो 2026 में या जिस भी साल से बताना है उससे आप 78 कम कर लो, वो आपका शक संवत की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, वो रीजनिंग के हिस्से में तो नहीं पूछा जाएगा, वो आपको जीएस जीके के हिस्से में पूछा जाएगा, बट क्योंकि कैलेंडर में डिस्कस कर रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है ये कि वो भी आपको डिस्कस करते हुए चलूं। भाई ये स्टार्ट तो 78 एडी में हुआ था, इसको नेशनल कैलेंडर कब बनाया गया या कब घोषणा की गई? तो 1947 में देश आजाद होता है, 1957 में 1957 में ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारा एक नेशनल कैलेंडर होना चाहिए और कौन सा होगा, वो शक संवत होगा। ठीक है, ध्यान रहे जिसको भी यूपी का एग्जाम कोई भी देना है, ठीक है, आप यूपी का जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेती है वहां से लेके और यूपी पीसीएस तक लगभग सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। तीसरा, इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर, भाई जो इस्लाम को मानते हैं वो लोग भी अपना फेस्टिवल जो है ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम होता है, अलग अलग फेस्टिवल है, वो भी अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हर साल जो ईद का फेस्टिवल है वो 10 दिन इस कैलेंडर के हिसाब से पहले मनाया जाता है। अगर मान लो इस बार ईद जो है वो आपका 20 मार्च को मनाई जाएगी, तो अगले साल 2027 में मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्च के आसपास की डेट होगी। 2028 में वो आपका 1 मार्च या 28-29 फरवरी की डेट होगी। 2029 में जब जाओगे तो यही 20 फरवरी या 19 फरवरी की डेट होगी। तो ऐसा आप ये चीज रियलाइज करना। अब आपका काम ये है कि ऐसा क्यों होता है, ये आप रिसर्च करके ये आपको जानना है। ठीक है, तो जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको हम कहते हैं हिजरी कैलेंडर। ये आपका स्टार्ट होता 622 एडी, 622 एडी में। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट जो आप प्रेजेंट डे में यूज करते हो, आपको सबकी चर्चा तो आप किए चले जा रहे हो, लेकिन आज जो है 2026 चल रहा है, जनवरी का महीना है, 20 तारीख है, तो आज का तो आप ये डिस्कस करो कि भाई इस कैलेंडर को क्या कह रहे हैं। सो प्रेजेंट डे में जो आप यूज कर रहे हो या डेली लाइफ में रोजाना के लिए आप जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, ठीक है, उस कैलेंडर के हिसाब से मैं आज की तारीख लिख रहा हूं 20 जनवरी 2026। 20 जनवरी 2026। इस कैलेंडर को क्या कहते हैं? तो इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेली लाइफ में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में आपको एक देगा ग्रेगोरियन, एक आपको देगा यूरोपियन कैलेंडर, एक आपको देगा इंग्लिश कैलेंडर, एक आपको देगा जूलियन कैलेंडर। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनको नहीं आइडिया है वो तुक्का लगाते हैं, कोई इंग्लिश लगा देता है, कोई यूरोपियन लगा देता है, कोई जूलियन लगा देता है, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई, तो एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब हुई, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर लोगों ने स्टार्ट किया, बट जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 1582 एडी में हुई थी। अब कहोगे भाई 1582 एडी तो 2026 तक क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो फर्क यहां पर यह है कि इससे पहले जो आपका था वो जूलियन कैलेंडर चल रहा था। जूलियन कैलेंडर चल रहा था। अब जूलियन और ग्रेगोरियन में बस एक फर्क है, जूलियन कैलेंडर में हर चौथे साल को एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर।
भाई हर चौथा साल लीप ईयर है, या हर वो संख्या जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। तो जूलियन तो बहुत दिन से जूलियस सीजर के जमाने से चलता चला आ रहा है। तब भाई तकनीकी इतनी नहीं थी, लोगों के पास में इतना एडवांसमेंट नहीं थी, तो हमने ये मान लिया कि भाई हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर है। जब बाद में 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो ये रियलाइज हुआ कि यार ये 365 दिन 6 घंटे का समय नहीं है, ये कम है। अब वो जो कम समय था वो 400 साल में 3 दिन कम था। अगर हर चौथा साल हम लीप ईयर मान के जोड़ रहे हैं, तो यानी कि 400 साल में हम 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। अब 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने का फर्क क्या होगा, वो हमारे जीवन काल में या आपके जीवन काल में हो सकता है उसका फर्क ना हो, लेकिन जब 2000, 3000, 4000 साल बाद कोई इतिहास पढ़ेगा, 4000 साल बाद कोई इतिहास पढ़ेगा, इसका मतलब है 1 महीने हम एक्स्ट्रा जोड़ चुके होंगे। अब वो इतिहास पढ़ेगा और मानसून के बारे में पढ़ रहा है कि दिल्ली में मानसून 1 जुलाई को आता है। अब 1 महीने हम एक्स्ट्रा ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। अब 1 महीने एक्स्ट्रा जोड़ने से हुआ क्या, दिल्ली में मानसून जो है वो 1 जून को ही आ गया। अब दिल्ली में मानसून अगर 1 जून को आ गया तो आदमी को लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है, या तो पहले वाले लोग जो हैं उनकी कैलकुलेशन गलत थी, और या फिर क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों की वजह से जो है यहाँ पर समस्या हो गई। तो इसलिए 1582 में इसमें सुधार किया गया। और उस वक्त क्योंकि तब क्रिश्चियंस का पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था, उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु पोप होते हैं जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, उस समय पोप ग्रेग थे, नाम उनका ग्रेग था। उन्होंने अनाउंस किया नवंबर 1582 में कि भाई अब से हम इसको फॉलो करेंगे। अब अनाउंस कर दिया तो सब लोग उसको धीरे 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 करके फॉलो करने लगे, और उन्हीं के नाम पे जो जूलियन कैलेंडर था उसमें बदलाव होके वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। ठीक है, तो यहां से जो हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, भाई हिंदू कैलेंडर कौन सा है, विक्रम संवत। आपके जीएस में पूछा जा सकता है कब स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया। दूसरा नेशनल कैलेंडर शक संवत, कब नेशनल कैलेंडर बना, 1957 में। कब स्टार्ट किया, 78 एडी में। किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। इस्लामिक कैलेंडर एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछा गया है, चारों देके और एबीसीडी इधर देख के आपको मैच करना। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चीज पे। तो पूरे कैलेंडर में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, कि भाई लीप वर्ष क्या होता है और कब होता है। तो हमने बात की कि कोई भी वर्ष आपका दिया गया है, जनरली आप उसको 4 से भाग करते हो, बट अगर वो शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करना है। अगर पूरी तरीके से वो भाग हो जाता है तो वो आपका लीप वर्ष है, लीप ईयर है। जो दूसरी चीज है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, भाई विषम दिन का कॉन्सेप्ट। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, बार बार हम यही कैलकुलेट करेंगे कि ऑड डेज कितने हैं, विषम दिन कितने हैं, यही हमारा आंसर निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसको सब हर कोई कोई ऐसा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसने पीएचडी कर रखी हो, 5 साल से ऊपर जो कोई भी है, वो कहां तक स्कूल गया है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पता सबको है। बट ये है कि भाई अब हमें उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो समझते हैं कि भाई विषम दिन का मतलब क्या है। देखो, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया कि आपके पास दिन कितने हैं। तो आपको भाई 7 डिफरेंट दिन है, संडे से लेके और सैटरडे तक, जबकि रोटेशन तो चलती रहती है परमानेंट। अगर आपसे कोई कहे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज आप यहां से जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यह आपका संडे है,
फिर आपका ये मंडे, फिर आपका ये ट्यूसडे, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये फ्राइडे, ये आपका सैटरडे। आपने क्लॉकवाइज जर्नी अपनी स्टार्ट की घड़ी की दिशा के अनुसार। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि यार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आगे क्या होगा, तो आप कहोगे सर फिर से चीजें जो हैं वो संडे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर से संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो ये कंटिन्यूटी में चलता चला जाता है। अच्छा, 7 दिन का जो ये हमारा ग्रुप है 7 डेज का, इसको हम एक वीक कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको कि सर अगर आज शुक्रवार है तो आज के 7 दिन बाद जो है वो फिर से शुक्रवार होगा। मैं कहूं एक सप्ताह बाद, तो सर 7 दिन ही तो एक सप्ताह है। अच्छा, मैं कहूं कि 2 सप्ताह बाद, तो अगर कभी भी एक तरीके से आप एक संडे से लेके और सैटरडे तक कंप्लीट करते हो, तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया संडे से लेके और ये सैटरडे तक। ठीक है, तो ऑड डे का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी नंबर ऑफ डेज आपको दिए गए हैं, ऑड डेज विषम दिन का मतलब है, लेट अस सपोज अपने पास में जो भी दिन दिए गए हैं नंबर ऑफ डेज, इसको हम 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने के बाद में जो रिमाइंडर होगा, ये ध्यान रहे, रिमाइंडर होगा जो आपका शेष फल होगा वो आपका विषम दिन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा यार 8 दिन में विषम दिन की संख्या बताओ। सो 8 को जब आप 7 से भाग करोगे, ठीक, तो आप कहोगे कि भाई 8 को जब भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है वो 1 आएगा। 1 जो है वो विषम दिन होगा, कितने दिनों में, 8 दिनों में। अच्छा, इसी को मैं ये कहूं कि भाई आप 8 को सप्ताह में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे कि भाई एक सप्ताह, एक वीक और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है यही हमारा विषम दिन है। तो जब कभी भी हमसे ये कहा जाएगा कि कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जो फर्क डालेगा वो वीक नहीं डालेगा, सप्ताह नहीं डालेगा। सप्ताह का मतलब है एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक सप्ताह बाद अगर मैं कहूं कौन सा दिन होगा, आज शुक्रवार है तो एक सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार होगा। मैं कहूं 3 सप्ताह बाद यानी कि 3 साइकिल कंप्लीट हो गया तो फिर से शुक्रवार होगा। मैं कहूं 10 सप्ताह बाद तो फिर से शुक्रवार होगा। मैं कहूं 20 सप्ताह बाद तो फिर से शुक्रवार होगा। फर्क क्या डालेगा, ऑड डेज। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मैं 8 सीधा जोड़ सकता हूं, या फिर मैं कहूं एक ऑड डे है तो अगर आज शुक्रवार है मैं एक जोड़ दूंगा तो मुझे शनिवार मिलेगा। सो 8 दिन बाद जो है मुझे वो शनिवार मिलेगा। तो ये है विषम दिन का यूज। जिसको भी दिक्कत है, कोई डाउट है, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वहां पर सारे डाउट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे यह कहा गया है कि भाई किसी महीने की 11 तारीख को जो है वो सोमवार है, उस महीने की 25 तारीख को क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज यही महीना मैं ले रहा हूं, लेट अस सपोज 11 जनवरी को सोमवार था, 25 को कौन सा दिन आपका होगा। एक तो बड़ा देसी तरीका है कि भाई अगर 11 को सोमवार था, हमें यह पता है कि एक हफ्ता जो है, या मेरे पास 7 अलग अलग दिन हैं जो कि एक सप्ताह बनाते हैं, तो ये 7 दिन बाद फिर से वही चीज रिपीट होगी। तो अगर 11 को मंडे था तो 11 + 7 यानी कि 18 को फिर से मंडे होगा। 18 + 7 यानी कि 25 को फिर से मंडे होगा। हमसे 25 तारीख पूछा गया है, सो मंडे आंसर आ गया। ये रहा एकदम देसी तरीका। भाई आपके घर में बाबा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, जो स्कूल कभी नहीं गए, आप अगर उनसे पूछोगे कि भाई दादी 11 तारीख को अगर सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा, वो सिंपल सा यही चीज यूज करेंगी।
उंगलियों पे करेंगी, क्योंकि शायद उनको 11 + 7 करना ना आता हो, बट उंगलियों पे करेंगी। अब ये एक छोटी वैल्यू थी, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। भाई मुझे दिया कितना है 11 तारीख, पूछा कितना है 25, कितने दिन का गैप है 11 और 25 के बीच में? आप कहोगे सर ये 14 दिन का गैप है, 14 डेज का गैप है। मैं आपसे कहूं 14 में आप विषम दिन निकालो। 14 में विषम दिन के लिए करना क्या है, 14 को 7 से भाग करना है और देखना है कि भाई रिमाइंडर क्या बचा। तो 7 का 2 गुना 14 पूरी तरीके से कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ना कुछ आपको आगे बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। अगर 11 को मंडे था तो 25 को भी मंडे रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हम 14 नहीं ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, +0। और 0 ऐड करने से या 0 घटाने से जो आपका वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल दूं, मैं आपसे कहूं यार 11 जनवरी को मंडे था, सोमवार था, आप मुझे ये बताओ 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 दिन बाद। सो फाइंड डे आफ्टर 100 डेज। ठीक है, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? करना क्या है, अब देखो 100 बड़ी वैल्यू है। अब 7 से जब हम भाग करेंगे, ठीक है, या फिर 7 7 जोड़ेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसके लिए करना क्या है कि आप विषम दिन निकालो, किसमें, 100 में। तो 100 को आप 7 से भाग करो। आप मौखिक कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, और मौखिक करना आना चाहिए। तो पहले मैं मौखिक कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। 100 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूं तो पहले 10 कटेगा, 7 एक कम 7, 3 बच गया, यहां से 0 बच गया, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 30 से 28 गया 2। ध्यान रहे हम निकाल क्या रहे हैं, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, हम शेषफल निकाल रहे हैं। अब 7 से किसी भी संख्या को आप भाग दोगे, भागफल कुछ है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, शेषफल से है। तो कितनी भी बड़ी संख्या को आप 7 से भाग करोगे, शेषफल आपका हमेशा 7 से कम होगा। शेषफल हमेशा 1 से 6 के बीच में या 0। 0 होने का मतलब सिंपल सा है कि कोई बदलाव नहीं होगा, जो दिन पहले था वही अब भी रहेगा। अब यहां 2 आ गया, अगर मैं पूरा कर रहा हूं तो भाई 7 का 1 गुना जो है वो 7, ये आपका 3 बच गया 0, 7 का 4 गुना 28, ये आपका 2 बच गया। तो 2 आपका शेषफल आ गया। तो 100 दिन बाद देखा, जो आपसे जब पूछा गया है, तो आप सिंपल सा इसमें 2 दिन बाद चले जाओ। 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक दिन बाद मंगलवार, दूसरा दिन बुधवार, सो बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी वैल्यू दी हो, और क्यों 7 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि 7 का रिपीटिशन है। मैथ में आप कई जगह पढ़ोगे साइक्लिसिटी, इतनी वैल्यू के बाद में फिर से चीजें रिपीट होंगी, और दिन तो हमें पता है यार 7 के बाद में फिर से रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 29 तारीख को फ्राइडे था, इसी महीने की 29 तारीख को फ्राइडे था। ठीक है, अब यहां ध्यान रहे 29 दे रखा है, यानी कि बाद वाली वैल्यू दे रखी है। पूछा गया है 5 तारीख सेम महीने का, 5 को कौन सा दिन होगा। अब पहले देसी तरीका, लेकिन देसी तरीका जब वैल्यू सेम मंथ की है या बड़ी छोटी सी वैल्यू है तो हमारे लिए फिजिबल है। अच्छा, जो 29 को रहा होगा वो 7 दिन पहले यानी कि 22 को रहा होगा, जो 22 को रहा होगा वो 7 दिन पहले यानी कि 15 को रहा होगा। अच्छा, जो 15 को रहा होगा वही 7 दिन पहले 8 को रहा होगा। 29 को क्या था, फ्राइडे। अच्छा, ये अगर फ्राइडे है तो 7 तारीख को एक दिन पहले, अब यहां जल्दबाजी में लोग करते हैं कि आगे चले जाते हैं,
अगर आज मंगलवार है तो कल क्या रहा होगा, तो कल सोमवार रहा होगा। 8 को अगर फ्राइडे है तो 7 को थर्सडे, 6 को बुधवार और 5 को मंगलवार ट्यूसडे। हमें 5 तारीख पूछा गया है तो देसी तरीके से ट्यूसडे आ गया। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हमेशा ऐसी वैल्यू नहीं होंगी। अब मैं अगर आपसे कहूं भाई 29 और 5 के बीच में गैप कितना है, आप कहोगे सर 24 दिन का गैप है। मैं कहूं भाई 24 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन का मतलब है कि 24 को आप 7 से भाग करो, जो कुछ भी आपका रिमाइंडर होगा वो आपका विषम दिन की संख्या होगी। आप कहोगे कि सर 24 को अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 का 3 गुना 21 और 21 और 3 24, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। इसका मतलब 24 दिन में और दिन की विषम दिन की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। हम पीछे जा रहे हैं, सो सिंपल सी बात है, 5 तारीख बताना है, फ्राइडे से आप 3 दिन पीछे चले जाओ। अगर यही 5 दिया गया होता, 29 पूछा गया होता तो हम 3 दिन आगे जाते। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब 3 दिन अगर पीछे जा रहे हो, एक दिन पीछे जाओगे शुक्रवार से तो बृहस्पतिवार, 2 दिन पीछे जाओगे तो बुधवार और 3 दिन पीछे जाओगे मंगलवार। सो ट्यूसडे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। अब आपसे सिंपल सा कहा गया है कि भाई 23 को रविवार था, 23 को संडे था, आपसे कोई डेट नहीं दी गई, उसने कहा 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। पहले की बात कर रहा है, सो यानी कि 2 सप्ताह प्लस 4 दिन पहले। ठीक है, ये चीज माइनस का है कि मतलब हम पहले जा रहे हैं, इतना पहले। हम कर क्या रहे थे जब ऑड डे कन्वर्ट कर रहे थे, कि भाई जो भी दिनों की संख्या थी उसको सप्ताह और रिमाइंडर में बदल ले रहे थे। जो कुछ भी आपका रिमाइंडर था वही ऑड डे था। ये तो ऑलरेडी सप्ताह में कन्वर्ट करके दे रखा है, तो यहां कुछ नहीं करना। हमें सिंपल सा संडे में, रविवार में 4 दिन पहले चले जाओ। ठीक है, एक दिन पहले जाओगे शनिवार सैटरडे, 2 दिन पहले जाओगे फ्राइडे, 3 दिन पहले जाओगे थर्सडे और 4 दिन पहले जाओगे तो आपका बुधवार वेंसडे। बुधवार वेंसडे। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये 2 सप्ताह क्यों दे रखा है। सो 2 सप्ताह का काम यही था कि आप सोचो कि 2 सप्ताह क्यों दे रखा है, आपको कंफ्यूज करना, और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो अपने मकसद में कामयाब रहा। क्योंकि अल्टीमेटली हम ऑड डेज विषम दिन निकाल रहे हैं। विषम दिन का मतलब सप्ताह में कन्वर्ट करो, वो सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में उसका काम खत्म, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है कैलेंडर में। तो सप्ताह का मतलब है अब फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा। वो नए साइकिल में बदलाव कौन लाएगा, वो आपके विषम दिनों की संख्या लाएगी। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला सवाल। अच्छा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं इसकी किस तरीके से करेंगे। अचानक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि यार हमने तो ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं, हमने तो सारी जो चीजें जो हैं वो कैलकुलेशन में प्लस करना, माइनस करना, लीप ईयर निकालना और ये सब कर रखा है। ठीक है, आपसे कहा गया है यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। कि भाई इफ डे बिफोर यस्टरडे was Tuesday, then which day will be the day after tomorrow। इसका मतलब जो बीता हुआ परसों है वहां मंगलवार था, तो आने वाले परसों में कौन सा दिन होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो सिंपल सा लॉजिक है कि आप, भाई आपका दिन क्या होगा, अगर आज है टुडे,
पीछे जाएंगे तो ये आपका यस्टरडे, बीता हुआ कल। फिर ये आपका डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। आपसे कई बार ये देता है 2 days बिफोर यस्टरडे, मतलब हम यहां पर जाएंगे, एक और खाना बनाएंगे। इस तरफ आएंगे तो भाई आने वाला कल, टुमारो। और आगे जाएंगे सो डे आफ्टर टुमारो। अब यहां जो कोई भी वैल्यू दे रखी है आप वहां से स्टार्ट करो। हमें दे रखा है डे बिफोर यस्टरडे, ये दे रखा है कि ये हमारा क्या था, ट्यूसडे। अगर ये ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो ये बुधवार होगा। अगर ये बुधवार होगा सो आज, यानी कि अगर कल बुधवार रहा होगा सो आज बृहस्पतिवार होगा। और आने वाला कल जो है वो फ्राइडे, शुक्रवार होगा। और कल के बाद वाला जो दिन है वो शनिवार, सैटरडे होगा। और यही तो पूछा गया है। इसका मतलब कि डे आफ्टर टुमारो इट विल बी सैटरडे, शनिवार। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। अब बहुत सारे लोग, आप में से ये उत्सुकता हो रही होगी कि यार कोड वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग जब आप कहीं भी देखते हो तो कोड वाले से स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें आप कहा नहीं ऐसे ऐसे डेट का दिन निकालो। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलेंडर में जिसको किसी भी एग्जाम को आप उठाओगे 25% क्वेश्चन ही कोड रिलेटेड होते हैं, 75% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब आप कोड कोड के क्वेश्चन करके चले गए और ऐसे क्वेश्चन आपने किए नहीं, अचानक से आपके पेपर में 75% क्वेश्चन ऐसे हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्लास में जो आपको कराया गया है वो आपके काम का है, तब आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। अब ये दे रखा है भाई 15 मार्च 1999 को सोमवार है, आपका 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, कोड भी हम यूज करेंगे बट अभी कोड हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड जो विषम दिन वाला है उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास में एक डेट दे रखी है 15 मार्च 1999 और दूसरी डेट दे रखी है 10 जुलाई 1999। 15 मार्च 1999 को उसने कहा कि भाई यहां मंडे है, बताना कहां पर है, इस जगह बताना है। ठीक है, अब विषम दिन का कॉन्सेप्ट, अब आप कहोगे सर विषम दिन का कॉन्सेप्ट यहां कैसे लगेगा, तो सिंपल सी बात यह है, आप ये निकाल लो कि 15 मार्च 1999 से लेके 10 जुलाई 1999 तक कुल कितने दिन हैं। अब जब कुल कितने दिन आएंगे वहां से 7 से भाग करके हमारे पास विषम वैल्यू आ जाएगी। तो अब कुल दिन कैसे काउंट करेंगे, तो भाई 15 मार्च की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका मतलब मार्च में कुछ दिन अभी बाकी हैं, अप्रैल में बाकी है, मई में बाकी है, जून और जुलाई की बात हो रही है। ठीक है, मार्च 15 मार्च दे रखा है, सो मार्च पूरा नहीं बाकी है। 15 मार्च की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब मार्च 31 का होता है, 16 दिन मार्च में और बाकी हैं। अप्रैल पूरा का पूरा बाकी है, सो अप्रैल में 30 दिन। मई जो है 31 का होता है, पूरा 31 दिन। जून जो है वो 30, 10 जुलाई बताना है इसलिए मैं यहां 10 ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो, 16 और 30 आपका 46 हो गया, 46 हो गया, और 31 77 और 30 107 और 10 117, ये 117 हो गया टोटल नंबर ऑफ डेज। हमें चाहिए क्या, विषम दिन। अच्छा, इसको 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है भाई, 7 एक कम 7, 4 बचेगा,
47, 7 छक 42, 5 बच जाएगा शेषफल। सो बेसिकली यहां से यहां में आप 5 दिन आगे चले जाओ। आप 5 दिन आगे जाओगे, एक दिन जाओगे ट्यूसडे मंगलवार, 2 बुधवार, 3 बृहस्पतिवार, 4 शुक्रवार, 5 जो है वो आपका शनिवार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब यहाँ कुछ बेसिक चीजें जिससे हम इसको और छोटा कर सकते थे। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जिसको हम इसको छोटा कर सकते थे। अच्छा, कोई महीनों को हमने पढ़ा कि भाई 3 तरीके के हमारे पास महीने हैं, 30 दिन वाले, 31 दिन वाले और फरवरी। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई महीना 30 दिन वाला है पूरा का पूरा, यानी कि अगर 30 दिन पूरा का पूरा है, कोई महीना 31 दिन वाला है, और यह आपका फरवरी है, फरवरी का मतलब 28 या 29। अगर 30 दिन है तो 30 दिन में कितने विषम दिन? आप कहोगे सर 30 दिन का मतलब 4 सप्ताह 2 दिन, तो 2 विषम दिन। अगर 31 दिन है इसका मतलब 4 सप्ताह 3 दिन, तो 3 विषम दिन। और फरवरी है, यहाँ आपका 28 होता है या 29 होता है, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 0 या फिर 1। तो जहां कहीं भी पूरा पूरा महीना है वहां आपको 30 या 31 लिखने की जरूरत नहीं है। 30 की जगह 2 और 31 की जगह 3 हम सिंपल लिख सकते हैं, जिसके हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ये हमारा था 30, 30 की जगह मैंने 2 लिखा होता, ये 3 लिखा होता, ये 2 लिखा होता, ये 10, ये 16। तो आप देखो 16 और 2 18, 3 21, 2 25, सॉरी 21, 2 23 और 10 33। अब 33 को अगर आप 7 से भाग करोगे तब भी आपका रिमाइंडर जो है वो 5 आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया है आप इससे और भी आसान कर सकते हो। जैसे ही कोई वैल्यू 7 से बड़ी मिले आप उसको भाग करके रिमाइंडर लिख दो। जैसे ये 16 है, 16 की जगह मैं 2 लिख सकता था, ये 10 है, 10 की जगह 3 लिख सकता था। तो इससे मेरी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। आई होप इतनी बात क्लियर है कि आप विषम दिन कैसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने बात की कि भाई अगर 30 है तो 2 और 3। अगर पूरा का पूरा ईयर है, पूरा का पूरा साल है, मैं आपसे कहूं कि एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर का मतलब आपका 365 दिन। दूसरी सिचुएशन है आपका लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब है आपका 366 दिन। ठीक है, अच्छा अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कितने? जब नॉर्मल ईयर के 365 दिन को आप वीक में कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है कि भाई एक साल में होता है 52 सप्ताह, 52 वीक, और एक दिन एक्स्ट्रा यहां बचेगा। अगर लीप ईयर है 366 दिन है, सो 52 सप्ताह और 2 दिन यहां एक्स्ट्रा बचेगा। हमने कहा कि जो ऑड डेज होते हैं उसका मतलब सिंपल सा होता है जो आपका एक्स्ट्रा बच गया। तो जब कभी भी आपका नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो आपका एक विषम दिन, और अगर आपका लीप ईयर है तो आपका 2 विषम दिन। ठीक है, इसी पे एक दो क्वेश्चन हम करेंगे एंड फिर आगे और चर्चा करेंगे। तो हमने बात कर दी नॉर्मल ईयर का मतलब एक विषम दिन और लीप ईयर का मतलब 2 विषम दिन। चलिए ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 12 अक्टूबर 1997 को, 12 अक्टूबर 1997 को सैटरडे था, शनिवार था। आपसे कहा गया है देन व्हाट वाज द डे ऑन सेम डेट ऑफ 1998।
सेम डेट, ये 12 अक्टूबर 1998 का पूछ रहा है। ठीक, अब यहां बहुत सारे लोग कोड लगाते हैं, जरूरत है ही नहीं, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। आप जैसे ही ये देखते हो, मैं कहूं कि भाई इन दोनों के बीच में कितना गैप है, आप कहोगे सर पूरा का पूरा 1 साल। अब जब कभी भी कैलेंडर पढ़ रहे होंगे और हम कहेंगे साल या वर्ष, तो ये बेसिकली हमारा अधूरा जवाब होगा, क्योंकि साल हमने 2 तरीके के पढ़े हैं। इसलिए हमारा जवाब होना चाहिए नॉर्मल ईयर या लीप ईयर। तो ये 1 साल का तो गैप है, बट कैसा, नॉर्मल ईयर लीप ईयर? आप कहोगे सर नॉर्मल ईयर, क्यों नॉर्मल ईयर? क्योंकि 97 भी नॉर्मल है, 98 भी नॉर्मल है, इसलिए कोई हेडक नहीं है। और अगर एक नॉर्मल ईयर का गैप है, अभी हमने चर्चा की, एक नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है, एक विषम दिन। तो सिंपल सी बात यह है, इस सैटरडे में एक दिन आगे चले जाओ, एक दिन आगे चले जाओ, ये आपका संडे हो जाएगा, संडे हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, अगर मैं कहूं आज 20 जनवरी 2026 है और दिन मंगलवार है, 1 साल बाद कौन सा दिन होगा? तो यार 2026 का मतलब 20 जनवरी 2027 में आपसे पूछ रहा हूं। ये 1 साल, एक नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष का गैप होगा, और एक साधारण वर्ष का मतलब है कि आपका एक विषम दिन, तो सिंपल सा एक दिन आगे बढ़ जाओ। अगर 20 जनवरी 2026 को मंगलवार है, तो 20 जनवरी 2027 को आपका बुधवार होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कहा गया यहां 15 जनवरी 1993 को मंडे था, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था। पूछा है उसने 15 जनवरी 1994, फिर से वही चीज, ये गैप कितना है? आप कहोगे सर 1 साल का, लेकिन मैंने कहा कि वो साल कौन सा है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर? तो उसके लिए 1993 भी नॉर्मल ईयर है, 1994 भी नॉर्मल ईयर है। कैसे पता? क्योंकि ये हम 4 से डिवाइड करेंगे, और ना तो ये 4 से डिवाइड है, ना ये 4 से डिवाइड है, तो एक नॉर्मल ईयर का गैप है। एक नॉर्मल ईयर का मतलब एक विषम दिन, एक ऑड डे। तो जब 15 जनवरी 1993 दे रखा है, 15 जनवरी 1994 पूछा गया है, तो हम सिंपल सा एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा आंसर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। एक क्विक रिकैप जो हमने आज किया, सबसे पहले हमने बात की कैलेंडर की। कैलेंडर में 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्टिंग में, डेज, मंथ और ईयर। 7 अलग अलग दिन हैं, सातों मिलकर एक सप्ताह होता है। 12 महीने हैं जिनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, उनमें दिनों की संख्या के आधार पर। 30 दिन वाले महीने जो कि 4 हैं, 31 दिन वाले महीने जो कि 7 हैं, और एक फरवरी अलग से। फिर हमने चर्चा की फरवरी 28 की भी हो सकती है, 29 की, और यही डिसाइड करती है कि जो वर्ष है वो नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा। फिर हमने चर्चा की कि भाई ईयर क्या होता है, एंड देन लीप ईयर। सो लीप ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बहुत जरूरी है। अगर कोई भी साल दे रखा है तो जनरली हम 4 से भाग करते हैं, बट अगर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर है, तो हम 400 से भाग करेंगे। और अगर वो वर्ष डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, लीप ईयर होने का मतलब उसमें 366 दिन होंगे। फिर हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर के। फिर हमने बात की कि विषम दिन की। विषम दिन का मतलब यह है कि हमारे पास 7 ही दिन हैं, इसके बाद में चीजें रिपीट होंगी। तो 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार ही आएगा। फर्क क्या डालेगा? जब मैं आपसे कहूंगा 1 सप्ताह 1 दिन, या 2 सप्ताह 2 दिन, या 3 सप्ताह 1 दिन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आई होप कि आप इनको समझेंगे, आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम कोड वाली बात करेंगे, कि जब कोई स्पेसिफिक डेट दे रखी हो और दिन निकालना हो तो उस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।